नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज एक और खबर आई जो कि वीडियो की शक्ल में सामने आई। एक और युवा ने अपनी जिंदगी गंवा दी, उसने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर दी और मामला शादी को लेकर जुड़ा हुआ था। पारिवारिक कलह का मामला था जिसको लेकर लड़की का भी बयान सामने आया है। लेकिन बीते 3 महीनों में अगर आप देखें अतुल सुभाष केस से लेकर मानव शर्मा केस तक, तो लगातार यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्या युवा पीढ़ी शादी संभाल नहीं पा रही है, क्या तनाव है और आखिर ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर वीडियो की शक्ल में क्यों जाहिर की जाती हैं? आखिर भारत के समाज में शादियों में कहां क्या कैसे गड़बड़ा रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, भारती राखेजा, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के दिलो दिमाग में आखिर क्या चलता है, कौन सा वो क्षण होता है जब वो इस तरीके का यानी अपनी जिंदगी लेने जैसा एक्सट्रीम कदम उठाने लग जाता है। भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। और बहुत दुखद और बहुत ही विचलित कर देने वाली खबर है जो इस वीडियो की शक्ल में सामने आई है। काउंटर वीडियो भी सामने आया है उस लड़की का, जिसका कहना था कि मैंने तो बचाने की कोशिश की थी, परिवार वालों को भी बताया था, लेकिन मानव शर्मा को बचाया नहीं जा सका, जैसे अतुल सुभाष को नहीं बचाया जा सका। तो आखिर कहां क्या गड़बड़ है और ये जो ट्रेंड है आप इसे किस तरीके से पढ़ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले अगर आप 2 दशकों में देखें, 20 सालों में, तो शादी का पूरा सिस्टम ही एक बहुत बड़ा चेंज ले चुका है, राइट? सो जिस समय में पेरेंट्स की परमिशन से या पेरेंट्स की मर्जी से, खुशी से शादियां होती थी, मैंने ये सिस्टम देखा था कि भाई पहले पेरेंट्स देखते हैं, उसके बाद बच्चे आपस में मिलते हैं। आज उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। तो बच्चों की अपनी, लड़के और लड़कियों की अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट होती है एक्सपेक्टेशंस की, सबसे पहली बात। और वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं मूवीज से, फिल्मों से, स्टोरीज से, नॉवल से इंस्पायर्ड होती हैं। वो रियलिस्टिक होती हैं कि नहीं, पहले वो भी देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो एक्सपेक्टेशंस लेके वो मैरिज में आए हैं, जरूरी नहीं है ना वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो होती है डिसअपॉइंटमेंट, फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हर्ट, क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भारती जी, अतुल सुभाष केस से लेकर मानव शर्मा केस तक अगर आप देखें तो एक चीज जो कॉमन थ्रेड के तौर पर सामने आ रही है, एक ट्रेंड के तौर पर, कि लड़के ये शिकायत जताते हैं खुदकुशी जैसा एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारा पक्ष सुना नहीं जाता है, कानून भी लॉपसाइडेड है, केवल लड़कियों की बात सुनी जाती है। और इन तमाम चारों केसेस जो कि बीते 3 महीनों में सामने आए हैं, हमें यह चीज कॉमन के तौर पर देखने को मिल रही है। ये कहां तक सच है और आप जो केसेस सुनती हैं, क्या उसमें भी इस तरीके की शिकायतें पुरुषों की तरफ से सामने आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, दोनों तरफ की आती हैं, तो पुरुषों की तरफ से भी आ रही हैं, क्योंकि बहुत टॉर्चर वो भी फील करते हैं। एक तो चेंज हम सबने देखा ही है कि जो लड़कियों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत हद तक हो चुका है। अब लड़कियां वर्किंग हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपने पैसे कमाना चाहती हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग चाहती हैं और अपने बल पर जीना चाहती हैं। अब जो सेटअप मैं ये देखती हूँ कि जो सोसाइटी का सेटअप बहुत सालों से, सदियों से चलता आ रहा था, वो तो टूट गया। बट अब ये जो नया सेटअप बन रहा है, जहां दोनों भी लड़का और लड़की शादी में होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंस चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि हम काम करें, अपना कमाएं, अपना करें। तो एक शादी में जो हम वाला एक माहौल होता है ना, वो नहीं है जो मुझे दिखाई देता है कि हम एक यानी दूसरे इस हम के अंदर 2 अलग अलग मैं हैं। बिल्कुल 2 अलग अलग मैं हैं, और वो दोनों मैं इनसिक्योर्ड हैं। जितने लड़कियां इनसिक्योर थी पहले, आज लड़के भी इनसिक्योर हैं, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए भी हो रहा है, बट वो अभी इक्विप्ड नहीं है। क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने अपनी माँ को देखा, अपने पेरेंट्स की शादी देखी, और उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक सांचे में ढली हुई है। बट अब जो लड़की आई है, वो उसमें शायद वो सांचा देखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई देता उन्हें। तो वहां से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसे कैसे हैंडल करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से जो बदलाव आए हैं ना, उसमें दोनों भी एक दूसरे के बदलाव के लिए रेडी नहीं है। लेकिन भारती जी, शादियों की कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है। ये तो समाज और परिवार जो है वो एक कुशन के तौर पर किसी भी शादी के चलने के अंदर एक फैक्टर के तौर पर होता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो मानव शर्मा केस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लड़के की शिकायत यह है कि लड़की का पास्ट रहा है और उस लड़की को लेकर उसकी शिकायत थी। हालांकि लड़की का कहना यह है कि ये शराब पीता था और उसके बाद मेरे साथ मारपीट करता था, मैंने परिवार को बताया, परिवार ने कोई कदम नहीं उठाया। वो जो चैट मैसेजेस थे वो भी सामने आए हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो ये सारी चीजें, अब तो मानव शर्मा दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लोगों की चर्चा का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक इसमें मैंने पॉइंट आउट किया, आपने जब बात कही कि पेरेंट्स का जो विड्रॉल है,
कि ये मतलब उनको ये लगता है कि इनका आपस का मामला है, इसमें हम नहीं बोल सकते। लेकिन हिंदुस्तान में आप भी देख रहे हैं कि हम सब जॉइंट फैमिली में ही हैं, हम कनेक्टेड ही हैं, हम ऐसे सेपरेट नहीं हुए कि हाँ लड़के लड़की का ही मामला है, शादी का उनका ही मामला है। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ परसेंटेज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि उनकी इंटरफेरेंस से बात बिगड़ती है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके कुछ ना करने से भी बात बिगड़ जाती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं आप कि कई बार कुछ न करने से भी बात बिगड़ जाती है, लेकिन बात बिगड़ने के अंदर भारती जी शहरी जिंदगी, कामकाजी तनाव और उसके बाद पति पत्नी के बीच में जो न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप है, ये कितना बड़ा फैक्टर बन रहा है आजकल परिवारों में और खासतौर पर शादियों के चलने या न चलने को लेकर? पहले जैसे मैंने कहा कि पहले एक सिस्टम चल रहा था, बहुत कन्वीनियंटली देखा जाता था, औरतें घर संभालती हैं और जो मेन होते हैं दे आर प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स, वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और प्रोवाइड करते हैं। तो एक सिस्टम चल रहा था। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं दबाव आया, मैनिपुलेशन हुआ, तो लड़कियों ने बाहर निकलना, क्योंकि इनसिक्योरिटी थी, उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। बट वो सिस्टम गड़बड़ा गया। अब दोनों बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन घर कौन संभाल रहा है? तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन था पहले बहुत आसान था, वो अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि इक्वालिटी आ गई है ना। सो जो लड़की काम करने जाएगी उसको लगेगा कि मैं भी घर पे डिसीजंस लूं और मैं भी अपना हक चलाऊं, और वो घर पे हस्बैंड भी साथ में पूरा काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंटलाइजेशन के जो पहले था वो आसान था, अब वो कंफ्यूजिंग हो गया है। अब किसी को अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस पता नहीं है, और सब मर्जिंग होता जा रहा है, बिल्कुल धुंधला होता जा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कहाँ रुकना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट्स सबको पता है, राइट्स हक पता है कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इक्वालिटी होनी जरूरी है। वहां हम भूल जाते हैं, फिर हम ब्लेम गेम्स में आते हैं, और जहां हम ब्लेम गेम्स में आए वो रिश्ता खराब होने के कगार पे आ चुका है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप अपने ऊपर काम करते हो, बट जब ब्लेम लगाते हैं तो हम दूसरी पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं, और ब्लेम गेम में आया मतलब रिश्ते में हम तो रहा नहीं, अब तो दो मैं हो गए हैं। तो ये जो मैं के बीच का टकराव है, लेकिन आखिर समाज क्या करे? शादियां जो हैं वो एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट हैं, समाज चले, देश आगे बढ़े, उसके लिए शादियां होती हैं, और उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो इस समय बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। आप कानून के तौर पर, समाज के तौर पर कहां वो फैक्टर ऑफ चेंज देखती हैं कि वो बहुत जरूरी है, इस पर एक सामूहिक मंथन, चर्चा की बहुत जरूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सामूहिक मंथन होना जरूरी है। और सामूहिक मंथन समूह बनेगा किससे? एक एक इंडिविजुअल से, मैं से, है ना। तो जब हम उन सबको बिठा करके अगर हम एक इंडिविजुअल तौर पे भी इसको सोचें कि शादी में हम क्या कर सकते हैं, और सामूहिक तौर पे भी हम सोचें कि समाज क्या कर सकता है, तो वो जो क्लैरिटी, हम पहले लड़कों की ट्रेनिंग पे बहुत बात कर रहे थे कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही है, लड़कों को ट्रेन करो कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं। बट यहाँ लड़कियों की भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि लड़कों को टाइम लग सकता है इंडिपेंडेंट होने में। और दूसरी बात ये कि जब आप इक्वालिटी में आगे चल रहे हो कि हम कमाएंगे अपने पैसे, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इक्वालिटी दिखाओ ना। क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि लड़कियों को लगता है हम कमा रहे हैं, वो पैसा तो हमारा ही है, और जो लड़का कमा रहा है वो घर पे खर्चा दे, क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है। तो ऐसा नहीं होता है ना। जहां पर हमने राइट्स शेयर कर लिए, इक्वल राइट्स पे आ गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल होनी चाहिए। ये हमें समाज के तौर पे आपने पूछा, पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी, ये सामूहिक तौर पे ये ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो एक न्यू लाइट में देखना जरूरी है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो बचपन से सबसे पहली सोशल मीडिया यूसेज कितना बड़ा फैक्टर है, और खासतौर पर मैं इस सवाल पर इसलिए भी आ रहा हूं कि क्या ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, पुरुष हो या महिला हो, सोशल मीडिया पर जो हम ट्रेंड कंज्यूम कर रहे हैं, कि आप आरोप लगाते हैं लेकिन उसका वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो प्रूफ की तरह बना रहे हैं। जाहिर तौर पर मानव शर्मा एक डिप्रेशन के किसी फेज में रहा होगा जिस समय उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया, लेकिन उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया, और उसके बाद उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। अतुल सुभाष के केस में भी हमने ये देखा, और कई केसेस के अंदर हमको ये चीज नजर आ रही है। क्या इसमें सोशल मीडिया भी एक फैक्टर है? सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। हम देख ही रहे हैं प्रणय कि सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है। स्कूल कॉलेज में उतनी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, पेरेंट्स से उतनी ट्रेनिंग नहीं हो रही है जितनी सोशल मीडिया ट्रेनिंग दे रहा है। तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं फिल्टर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग आती जा रही है, चाहे लड़कियों में हो चाहे लड़कों में हो। बायस्ड थिंकिंग आती जा रही है। बात तो ये न्यूट्रलिटी की करते हैं, है ना, लेकिन एक बहुत बायस्ड थिंकिंग आ रही है कि लड़के तो मैस्कुलिन तो ऐसा ही होता है, फेमिनिन तो ऐसा ही होता है, या फेमिनिज्म के
लेबल के नीचे जो एक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग आ रही है ना, वो मुझे भी बहुत कंसर्न है उस बात का कि हमें जेंडर बेस्ड नहीं सोचना चाहिए, हमें इंसान ह्यूमन इसे बेस्ड थोड़ा सा सोचना चाहिए। उदाहरणों से अगर आप समझा सकें, मैं किसी का नाम लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके पास जो केसेस आते हैं अगर आप उदाहरणों से बता सकें कि कैसे केसेस आ रहे हैं जो आप फेमिनिज्म के नाम पर लेबलिंग के तहत जो एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हैं, ताकि दर्शकों को थोड़ा आसानी हो समझने के लिए। तो एक केस मेरे पास आया था जिनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और बहुत ज्यादा झगड़े होने शुरू हो गए। और वहां भी ऐसा होता था कि जो वाइफ थी उस लड़के की, वो बार बार धमकी देती थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए। तो लड़के ने कहा भाई ले लो तुम इक्वालिटी फ्रीडम। पेरेंट्स ने भी उनको सेपरेट कर दिया कि तुम अलग से रह लो जाके, ताकि हम बीच में इंटरफेयर ना करें। लड़की के एक्सपेक्टेशंस ये थे कि कमाऊंगी, मैं काम पे मैं जाऊंगी, जो मेरा पैसा होगा वो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी, या करूंगी तो 10-20% करूंगी, बाकी तुम डालोगे घर के खर्च में। और दूसरा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन ये था कि हर एनिवर्सरी या बर्थडे या कोई भी इवेंट पे तुम मुझे गिफ्ट दोगे। अगर उसने नहीं दिया तो वो नाराज हो जाती थी, मैं तो जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो। तो आप देखिए डीएनए में तो हमारे ये बैठा हुआ है ना कि हमें नरिशमेंट केयर लव चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्सटीरियर लेके चल रहे हैं कि हम तो झंडा उठा के खड़े हैं जी, हमें तो इक्वालिटी चाहिए। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, खर्चों में, जब उस लड़की ने ये दिखाया कि नहीं खर्चों में तो भाई वो तो तुम्हारी ड्यूटी है, तो फिर वो उनका रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता चला गया। अब वो डिवोर्स्ड है। लेकिन इतना यानी आप अपने लिए तो लिबर्टी चाहते हैं, अपने लिए तो आप फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक सांचा है, उसी में उसे फिट होना चाहिए। हाँ जी, ये जो तो दोनों तरह के केसेस आते हैं। क्या क्या जॉब जो बढ़ती हुई जॉब इनसिक्योरिटीज हैं, ये भी एक फैक्टर के तौर पर उभर रही हैं आपके पास जो केसेस सामने आ रहे हैं? क्योंकि अब जॉब इनसिक्योरिटीज दोनों जेंडर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। प्रणय, आज के खर्चे तो ऐसे हो चुके हैं ना कि मुझे लगता है कि दोनों बंदों को कमाना जरूरी है। इसके बिना घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, चल सकता है लेकिन मुश्किल है। तो अगर दोनों अपने म्यूचुअल कंसेंट से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो आई थिंक उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां वो कम्युनिकेशन और क्लैरिटी नहीं होगी, डिफरेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि घर तो दोनों थक के ही आएंगे, और फिर घर का काम जो है वो कैसे मैनेज होगा, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, वहां पे क्लैरिटी नहीं है इस जनरेशन को। पिछली तक थी, हमारी जनरेशन तक थी, हमने बच्चे बड़े किए हैं, तो हमें क्लैरिटी थी कि मेरा मेन रोल जो है वो घर पे है और मैंने चूज किया वो। मेरे बच्चे भी आकर पूछते हैं कि मम्मा आपको तो करना पड़ा। मैंने कहा नहीं बेटा, ये हमने चूज किया, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आज भी बच्चों के पास चॉइस है, बट वो झंडा उठा के खड़े कि हमने तो जाना ही, हमने हाइपर इंडिपेंडेंस एक टर्म यूज हो रहा है आजकल, ये डीप इनसिक्योरिटी से आता है। तो दोनों में इनसिक्योरिटीज हैं, उसको हैंडल होना जरूरी है। लेकिन भारती जी, ये जो बच्चियां हैं या जो लड़के हैं, ये तो आज की परिवारों से रहे हैं, हम बच्चों को जैसी परवरिश दे रहे हैं उसी अनुसार ये बच्चे शादी के इंस्टीट्यूशन में भी उसी तैयारी के साथ जा रहे हैं। जब आप घरों में बेटियों को ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि आपको किसी की सुनना नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बाहर के समाज के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं, लेकिन बाहर के समाज के लिए जो गुण देने की कोशिश हो रही है वो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं परिवार को चलाने में और फैमिली या शादी के इंस्टीट्यूशन को चलाने में। जी, तो जैसे कि अब ये ट्रेंड है एक लड़का एक लड़की या एक ही बच्चा होता है, तो सबके लिए बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं पेरेंट्स उसके ऊपर, इवन आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद भी जब सुपर फोकस्ड रहेंगे वो एक एक्सट्रीम है, और बिल्कुल छोड़ देंगे, निग्लेक्ट करेंगे, वो भी एक एक्सट्रीम है। तो जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है, पेरेंट्स का रोल उल्टा कम हो गया है, या फिर वो चाहते भी हैं अगर इम्पैक्ट देना तो दे नहीं पाते, क्योंकि इधर से मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पर या तो पेरेंट्स को भी साथ में मिलके मीडिया को भी लेवरेज करना चाहिए कि देखो ये ट्रुथ है तो ये भी ट्रुथ है, हम वन साइडेड होके नहीं चल सकते, किसी एक जेंडर को फेवर नहीं कर सकते। पास्ट रिलेशनशिप का जो फैक्टर है, वो आपके पास जो केसेस आते हैं, क्या वो अभी भी, क्योंकि पहले के समय की फिल्मों से लेकर ये एक पति पत्नी और वो वाला जो फैक्टर है वो कई बार कई शादियों को खराब करता हुआ नजर आया, और आसपास समाज में भी इस तरीके की चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या अभी भी ये एक ओवरराइडिंग फैक्टर है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि विद द एडवेंट ऑफ एजुकेशन, एक्सपोजर, कोवर्कर्स, जो कल्चर है कोवर्किंग का, उसके साथ ये चीजें बहुत बदली हैं। आपकी नजर में, आपके अनुभव में कितनी बदली हैं? मैं कहूंगी 40-50% तक बदली है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मेरे पास भी आए हैं, ओपननेस आई है क्योंकि सब लोग कोएड स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं,
फ्लिंग्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, बातचीत होती है, दोस्ती भी चलती है 2-3 सालों तक। और आजकल तो ये भी कहा जाने लगा है कि 2-3 बार दोस्ती किसी से करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। तो हम्म। एक्सप्लोरेशन स्टेज चलती है। तो इस वजह हम्म। से ओपननेस तो आई है, ये बात तो सही है। बट अगर आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, और प्रणय हम यहाँ छोड़ नहीं सकते कि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, उसका बहुत बड़ा हम्म। रोल होता है। तो अगर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, या सप्रेशन ऑपरेशन देखा है, लड़ाई वायलेंस देखा है घर में, तो उसका माइंडसेट ऑलरेडी ट्रॉमेटिक है। वो जब तक हम्म। हीलिंग नहीं होगी ना, तब तक वो ओपननेस आती ही नहीं है टू एक्सेप्ट अ न्यू रिलेशनशिप होलसमली। हम्म। और वहां फिर शादियों में दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। तो मुझे इसे लगता थोड़ा है सा अगर आप एक्सप्लेन करें, कौन से मार्कर्स और कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के तौर पर पढ़ना चाहिए, और अगर आपको अपने पार्टनर के अंदर वो चीज मिल रही है तो कहां, वेयर टू सीक दैट हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, और या किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत अगर जरूरत पड़े तो? सबसे पहला रिफ्लेक्शन तो हमें अपने में लेना चाहिए, जो बच्चे ले सकते हैं। आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ा दी है इंस्टाग्राम ने और बाकी मीडिया ने। तो अपनी रिफ्लेक्शन लें कि कौन से मेरे पैटर्न्स हैं, लेकिन उससे मेरे कई बार बिहेवियर। आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो। आप अपनी लाइफ में हम्म। तो रिफ्लेक्शन ले सकते हो ना, कि मेरे कौन से बिहेवियर्स मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जिनसे मुझे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। मेरा सोशल सर्कल कैसा है, मेरे रिलेशंस पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, या सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको एंगर इश्यूज हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, या आपका माइंडसेट ऐसा है, शादी को लेके बहुत थोड़ा सा एक्सट्रीम माइंडसेट है, दूसरे जेंडर को लेके एक्सट्रीम माइंडसेट है, तो आपको हम्म। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि कुछ तो गड़बड़ है जो जिसपे मुझे काम करना है। इंस्टेड ऑफ हम्म। ब्लेमिंग, हम पेरेंट्स पे ब्लेम लगाएं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, उससे चलेगा नहीं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी से एक बार मिलना है। आप बहुत रिसर्च करो थोड़ा सा, और किसी साइकोलॉजिस्ट से या लाइफ कोच से आप मिलो। आप एक सेशन में समझ पाओगे, कनेक्शन बनता है, आपको काफी चीजें पता चलेंगी। और फिर एज रिक्वायर्ड आप आगे सेशंस ले सकते हो टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अब वो टैबू भी थोड़ा कम हो गया है कि हम थेरेपिस्ट के पास क्यों जाएं। अब वो भी हम्म। कम हो गया, तो लोग आना चाहते हैं, और अगर कर लें तो बहुत आसान हो जाता है इससे निकलना। दूसरी बात, हम्म। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो रेड फ्लैग्स देखें। आप देखें कि आपको रिश्ते में सेफ फील हो रहा है। जब भी आप मिल हम्म। के आते हो, किसी डेट पर जाते हो, आप बातचीत हम्म। करते हो, मिलते हो, तो आपको क्या रिस्पेक्टेड फील होता है, अपनी स्पेस मिलती है। आपकी बातचीत से आपको क्या रिफ्लेक्शन में आता है, वो इंसान दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है आपके सामने, या बातचीत में कैसा है। तो आपको ना ओपननेस से देखना है, ना कि उस हम्म। इमोशन में आ जाओ कि अरे ये तो हम डेट पे आए हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमें कैसा बेस्ट फेस डालना है। उससे बेटर है आप अपने ऊपर, लेकिन चलो भारती आपने जी, क्या। कई बार तो ये चीज होती है कि जब पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, कई बार व्यक्ति एक कैमोफ्लाज रखता है, एक फसाड रखता है, जी। दूसरों के सामने बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप किसी हम्म। के साथ 24 घंटा रहने लग जाते हैं तो फिर एक हम्म। दूसरा ही एस्पेक्ट, अलग ही फेसेट जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का सामने आता है। तो इसीलिए हाँ। मैंने कहा कि इसकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। लेकिन आते हैं उस सवाल के ऊपर जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, कि लड़कियों के अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो आपको ज्यादा वरीसम ट्रेंड लग रहा है इस समय। ऐसा क्यों कहा आपने? मैंने ऐसे इसलिए कहा कि मैंने कहा एक सिस्टम तो टूट गया। अब ये नया हम्म। सिस्टम जब तक बनेगा ना, तब तक क्लैरिटी नहीं है। तो गर्ल्स को भी, लड़कियों को भी ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि अगर हम अपने राइट्स में इक्वालिटी का झंडा उठा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी वही करना हम्म। पड़ेगा। तो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और अगर हम रिश्ते में चलते हुए रेड फ्लैग्स देख सकते हैं, एक मार्कर ये होता है कि आप हम्म। अपने पार्टनर को, या जिसके साथ आप गए हो, उनकी किसी बात को अपोज करके देखो। हम्म। आप अपना व्यू पॉइंट जो डिफरेंट है वो रख के देखो। अगर वो इंसान हम्म। कुछ जिटरी हो जाता है, भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है, या फिर एकदम से काटना चाहता है आपकी बात को, तो ये मार्कर है। फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम्म। यहां से कुछ हिंट्स हमें मिलते हैं। जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं हम्म। जिनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, उनको पता होता है कि जब हम कोर्टशिप में थे या डेटिंग कर रहे थे, तो हमें ये मार्कर्स दिखे थे, बट हमने इग्नोर कर दिया। हम्म। तो वो मुझे लगता है यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम्म, क्योंकि एंगर इश्यूज के साथ ही जो है वो कई बार ड्रग अब्यूज आता है, कई बार अल्कोहलिज्म आता है, और वो फिर अंदर आने के बाद में जो है समस्या को और बढ़ाता ही है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देते हैं। तो जैसे हम्म। एक केस मुझे याद आया कि जब भी वो डेट पे जाते थे, तो गाड़ी लॉक करने के बाद वो लड़का बार बार जाके, 10 बार जाके हम्म। वो गाड़ी चेक करके आता था कि लॉक हुई है कि नहीं। अब ये ओसीडी के सिम्टम्स ओसीडी है ना। सिम्टम्स। बट ये नॉर्मल तो नहीं है, तो वो लड़की ने ये एड्रेस किया ही नहीं।
ये पहले पता चल सकता था बट ये हुआ ही नहीं। तो फिर शादी हुई, शादी में पता चला, फिर 1-2 महीने बाद ही डिवोर्स की बात शुरू हो गई क्योंकि वो तो लड़का बहुत सिक था। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, इसलिए दिमाग से, वही कहते हैं ना कि अगर आप लव अफेयर भी कर रहे हैं, मिलने भी जा रहे हैं, तो अपने दिमाग को कीप योर हेड एट द राइट प्लेस एंड द हार्ट एट द राइट प्लेस। लेकिन गलतियां हो जाने के बाद करेक्शन के क्या उपाय हो सकते हैं? आपको ये रियलाइजेशन हो गया दैट यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, बट हाउ टू सॉर्ट दैट आउट? क्योंकि जब डिवोर्स पे स्थिति आती है, जो कोर्ट्स पे जाती है, जो पुलिस में स्थिति जाती है, चीजें बहुत एक्रेमोनियस होती हैं और फिर सारी चीजें, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी, देन एलुमनी और उसके बाद में जो सारी चीजें हैं वो रिश्ता, रेस्पेक्ट तो कहीं जाता है, फिर पैसे पे और या लड़ाई झगड़े पे बात हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो जाते हैं, एक्यूजेशन हो जाता है। तो उसको फिर कहां से और कैसे एड्रेस किया जाए? ये ना अलग अलग केसेस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको जाते ही पता चल गया, शादी करते ही पता चल गया कि नहीं बनेगी, साल भर में आपका सेपरेशन हो रहा है, तो इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम दोनों कॉर्डियली सेपरेट हो जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। बट ये खराबी वहां होती है जहां इंटेंशन बदल जाती है कि अब तो मेरी शादी खराब हो चुकी है, अब तो मैं इसको सबक सिखाऊं, तो मैं इससे पैसे वसूल करूं, एलिमनी लूं, इसको बर्बाद करूं। अगर इंटेंशन ये हो गई तो आपकी भी लाइफ खराब है और उसकी भी खराब है। एंड लाइकवाइज अगर लड़का भी ये समझता है कि अब तो मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगा और 10 साल तो इसके खराब करूंगा, वो भी गलत है। तो इंटेंशन ये होनी चाहिए कि लेट मी बी फ्री, लेट यू बी फ्री, हम दोनों फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और कॉर्डियली सेपरेट हो जाए। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश के लिए और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सामाजिक परिवेश के लिहाज से ये कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है शादियों का न चलना, और ये आगे जाके हमारे लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? दोनों बातें हैं प्रणय। मुझे लगता है कि शादी को घसीटना भी नहीं चाहिए। एक केस मेरे पास ऐसा भी है, 26 सालों से ये शादी घसीटी जा रही है और इस शादी में कुछ नहीं है, ना इमोशनल कनेक्ट है, ना प्रेम है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व हो ही नहीं सकती हैं। तो अब इस शादी को अगर पहले 2 सालों में ही खत्म कर दिया जाता, कॉर्डियली हो जाते सेपरेट, तो फिर ये दोनों आगे बढ़ जाते। अब 2 जिंदगियों के साथ साथ जो बच्चा है उसकी भी जिंदगी खराब हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शादी को, मतलब कोई भी एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कि हमें इंटेंशन पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन क्लियर रख के चलें। पेरेंट्स को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम ये देख रहे हैं कि बच्चों की आपस में निभ नहीं रही है, पेरेंट्स की इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम साथ में हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आपका कोई रोल ऐसा है जो आप प्ले कर सकते हो सो दैट इनकी गाड़ी चल जाए या फिर गाड़ी कॉर्डियली सेपरेट हो जाए, दोनों में पेरेंट्स का रोल होता है और दोनों पेरेंट्स का रोल होता है, दोनों साइड के पेरेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, हमसे ये तमाम चीजें साझा करने के लिए, अपने अनुभव और अपनी जो जानकारियां हैं वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो तमाम बातें दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी यदि अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ मार्कर्स नजर आते हैं तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। ये आपकी अपनी जिंदगी के लिए भी जरूरी है, आपके साथी की जिंदगी के लिए भी जरूरी है और साथ ही देश और समाज के लिए भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।